ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਬ੍ਰੋ? ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, TRP ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਲਾਜਵਾਬ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ कि इंडियन मीडिया ने ये चीज एडमिट कर। आओ देखिए। इस मैगजीन के जो वो सज्जन है, पुरुष जो है प्रवीण साहनी, उनका ट्विटर अकाउंट और दूसरे अकाउंट हम लोग देखते थे तो ये होता था धारा से विपरीत कुछ लिखते हैं। मैं सलाम करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी को। जो वो ये बातें कह रहे थे मुझे लगता था कि ये दीवाना कोई बरगला रहा है, क्या बोल रहा है। वो उसी दीवाने की बात एक सच हो रही है। इसका क्या इनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। उनसे बड़े मुश्किल सवाल भी मैं पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हुई ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल गलत थी और पश्चिमी दुनिया वेस्टर्न मीडिया से पूरी तरह प्रभावित थी। उनके सोर्सेज पूरे बिल्कुल मेरी बात जो है एग्जैक्टली वही बात आप भी कह रही हैं। इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नजदीक है। पाकिस्तान को मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। वो हमारा दिल ट्रम्प साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट ले उनका तल। बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है। Yes, हमारी ये इमेज है। आपको मालूम है कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस जो उनका पूरे साल का होता है। आप कह रहे हैं शर्मिंदगी होती है। तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्व गुरु नहीं है। जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की, इसकी उसकी, सरकार को खड़ा खट्टे जवाब दो। क्या कह के गया हमारे मुंह पे? हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। और हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। उनको यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। ट्रंप का भी लेटेस्ट आ गया है कि उन्होंने भारत को नरका और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है चैनल। Yes. और मिलिट्री सर्विसेज बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के जो वहां पर यानी बेसिस थे पूरे वेस्ट एशिया में, इन सबको किराए पे फौज की जरूरत होगी, वो पाकिस्तान के पास है। तो हमें लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर राजनयिक तौर ਭਾਈ पर ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਖਾਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਤੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਭੂਖਾ ਪਾਕਿस्तान, नंगा पाकिस्तान जाए डिप्लोमेटिकली, तो शायद उसका ऐतिहासिक दौर चल रहा है जहां पूरे तरीके से विश्व शांति का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जिसको हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर साइड लाइन करना चाहते थे, हाशिए पर फेंकना चाहते थे। हमने बड़ी मेहनत की इसको लेकर। ये पूरा वाकया, इसको 1 साल गुजर चुका है पहलगाम से शुरू होकर और फिर ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद अब ये लम्हा आया है। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी, जिसने मैं कहूंगी जिनके दौर में ही एक ऐतिहासिक गलती अगर वो मानेंगे कभी तो ये हुई कि वो इजराइल चले गए। तो अब इस पूरे मामले पर अगर वाकई पाकिस्तान ये सुलह करा पाता है, ये सीज फायर हो पाती है, तो उसका जो पूरी दुनिया में है स्टेटस वो क्या होगा। और भारत जो उससे कई गुना 5-6 गुना बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, हमारा समाज, हमारा अर्थशास्त्र, हमारी आर्थिक स्थिति सब कुछ कहीं ज्यादा स्टेबल है। मोदी जी उधर गए, तो क्या इस बदलते हुए पाकिस्तान ने जो ईरान जंग की वजह से जिस तरह से डिफाइन हो रहा है पूरी दुनिया की जो तरतीब है, उसमें अपनी जगह हम कहां देखते हैं? क्या पाकिस्तान के बरक्स हमें अपनी जगह देखनी चाहिए या बाकी पूरी दुनिया के बरक्स देखनी चाहिए? इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, बहुत मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ शीतल पी सिंह मौजूद हैं। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे पब्लिकेशंस के साथ काम करते रहे हैं और सत्य हिंदी के को फाउंडर हैं। शीतल पी सिंह, मैं कहती हूँ आप तो यूट्यूब की दुनिया के नायक हैं। वाकई शीतल जी, बहुत सारे लोग लिखते हैं मुझे कि भाई इस मुद्दे पर आपने शीतल जी से नहीं पूछा, तो आज मैंने आपको इसलिए दावत दी है। इसके लिए उन लोगों को शुक्रिया अर्ज करती है। तो एक्चुअली गौरव आर्या जो सोचता समझता बोलता है ना, सोचते ये सब वैसा ही थे। सही है। वो तो उनकी मजबूरी हो गई कि वो नतीजा उल्टा होने लगा, तो उन्होंने पाला बदलना शुरू किया। और वो जो लोग 1 हफ्ते से पहले ऑबिचुरी लिख चुके थे ईरान की, और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਘਟ ਗਈ ਇੰਸਟਾ ਤੇ। ਅਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਘਟ ਗਈ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਘਟ ਗਈ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਘਟ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ हद हुई भई है यार। कार्यक्रम को देख नहीं पाएंगे, खुद देखें अगर तो उन्होंने पहले बदलना शुरू किया। ये बदलते भी बड़ी तेज है, हर सीजन में होता है। और फिर धीरे धीरे ये पूरा वो जो है अब ट्रंप के विरोध में आ लेकिन गया। तो उनके देवता को बुरा कहा तो फिर उन्हें भी बुरा कहना पड़ेगा, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली बात हो गई। क्योंकि ट्रंप के दुश्मन ईरान और हमारे दुश्मन ट्रंप, तो फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। अभी भी इजराइल को बुरा नहीं कह रहा कोई। हाँ, ये बात भी मानने ये भी वाली ध्यान से देखिए। हाँ, अभी इजराइल को नहीं कह रहे, ट्रंप से थोड़ा सा, क्योंकि इजराइल कोई मोदी जी को कुछ अभी कह नहीं रहा है, वो अपना उसके इश्यूज हैं। तो शीतल जी, अब मुझे बताइए कि आप हैरान नहीं हो? क्योंकि मैं तो अपने बारे में कहूंगी ईमानदारी से कि छोटा देश नहीं है ईरान, एक मंझला सा देश है, एक मिड साइज कंट्री है, और ईरान के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उनकी मीडिया भी बहुत ज्यादा आजाद नहीं है। दूसरे अंग्रेजी मीडिया नहीं, हमें पढ़ने को नहीं मिलता, फारसी में लिखते हैं वहां पर लोग। तीसरे, इतने सैंक्शंस हैं कि ईरान में कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है, तो बहुत मुश्किल एक ऐसा कुआ जैसा बना दिया गया ईरान
को, तो ईरान अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैं तो बहुत हैरान थी, मुझे लगता था 2-4-6 दिन ना सही तो हफ्ते 2 हफ्ते में बात निपट जाएगी। 2 महीने तक दुनिया की सुपर पावर के सामने ये मुल्क खड़ा हुआ है और साथ-साथ आप देखिए सब पे निशाना साध रहा है, पूरे गल्फ कंट्रीज में से एक-एक पे सही निशाना गल साध है। रहा है। इजराइल को भी साध रहा है, गल्फ में सबको साध रहा है, अमेरिका पे निशाना साध रहा है, एक मुल्क। आप हैरान नहीं? हैरान नहीं, इसने तो निश्चित तौर पर जो हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पर इस काम को कर रहे हैं ना, कि इस दौर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें बुरा लग रहा है उसको बुरा कह रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है उसको अच्छा कहते हैं। ज्यादातर बुरा हो रहा है तो ज्यादातर बुरा कह रहे हैं। इतने पर ही हम दंडित हैं एक लेवल पे। जो जहां जिस तरह का दंड इस दौर में दिया जा सकता है उस तरह के हिस्से हमारे उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में एक ग्रुप है जिसमें एक पुराने रिटायर्ड आर्मी के सज्जन है, वो एक आर्मी की मैगजीन निकालते हैं और उसमें गजाला बहाब काम करती है, फोर्स मैगजीन, फोर्स मैगजीन। तो फोर्स मैगजीन के जो वो सज्जन है, पुरुष जो है प्रवीण साहनी, उनका ट्विटर अकाउंट और दूसरे अकाउंट हम लोग देखते थे तो ये होता था धारा से विपरीत कुछ लिखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो लिखने की वो लिखते लॉजिकल लिखने की कोशिश करते थे, तो ये हम लोग विपरीत राय ढूंढते रहते हैं, सच ढूंढने की तलाश में। तो उनकी ओर भी जाते थे हम, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं थे। फिर हमारे कार्यक्रमों में सत्य हिंदी में गजाला बहाब आती थी, तो उस युद्ध से पहले 12 दिन के युद्ध से पहले एक कार्यक्रम में हम उतनी ही जानकारियों के साथ प्रस्तुत थे जितना मैंने आपको बताया, जो हमें पश्चिमी ढांचे से मिली है, और कुछ जो हमने अपने हिसाब से ईरान के बारे में समझी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो हमें नहीं पता थी। इसने हमारी उत्कंठा उस पक्ष में बढ़ाई कि हम ईरान को जानने की कोशिश करें एग्जैक्टली, और पर्टिकुलरली ये सैनिक जो ताकत वगैरह में है, उनकी जो तैयारियां हैं, उनका जो समाज है, वो सब डाटा आने लगे कि उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं और उनकी महिलाओं की भागीदारी कितनी है समाज की वर्किंग पॉपुलेशन में, और अन्य इतने दिन से वो बेचारा ये कठिनाई झेल रहा है सैंक्शन की, और सर्वाइव भी कैसे कर रहा है। ये सब चीजें धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित उन्होंने करना शुरू किया, और बाद में फैक्ट्स आने लगे। तो पता लगा कि हम लोगों ने गजाला बहाब वगैरह को ज्यादा सुनना शुरू किया, और फिर उनके प्रवीण साहनी को भी वो हमारे यहाँ इंटरव्यू वगैरह देने आए, तो हम सब लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना। तो उन्होंने अपने तथ्यों से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई, और बाद में हमने देखा कि अब उसकी ओर एक चाल चल पड़ी है। और एविडेंस, यानी पहले उन्होंने बात कही और उसके बाद हमें एविडेंस मिल रहा है। मुझे लगता था जब मैं उनसे पिछली वॉर के टाइम पे भी मैं उनसे बात करती देखो ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇੰਨੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਆਰਮੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਰੋਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, क्राफ्ट्स ना होंगे तो कितना कर दो, एयर क्राफ्ट्स ना होंगे। बात की कि कोई दीवाना है ये, इसका क्या इनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। उनसे बड़े मुश्किल सवाल भी मैं पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हुई ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल गलत थी और पश्चिमी दुनिया वेस्टर्न मीडिया से पूरी तरह प्रभावित थी। उनके सोर्सेस पूरे बिल्कुल मेरी बात जो है एग्जैक्टली वही बात आप भी कह रही हैं। ये तो देखिए हम लोग पढ़ते तो हैं इसको, लेकिन हम चाहे ना चाहे हमको शिकार तो इन्फॉर्मेशन के सोर्स करते हैं। हमें कई बार लगता है हमारी राय हमारी तो कहाँ होती है। वो इन्फॉर्मेशन सोर्स निश्चित तौर पर आपको प्रभावित करते हैं कॉन्क्लूसिवली। देखिए एक बच्चा नॉन वेजिटेरियन होगा या वेजिटेरियन होगा, ये उसकी परवरिश तय करती है, वो थोड़ी तय करता है। अब मैं आ जाती हूँ जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, और इस बदलती हुई दुनिया में, और इतनी तेजी से बदलती दुनिया में जो दशकों में, सालों में नहीं, हफ्तों में बदल रही है शीतल जी, और ये सबको सरप्राइज कर रही है। फिर से मैं सलाम करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी को, जो वो ये बातें कह रहे थे, मुझे लगता था कि ये दीवाना कोई बगला रहा है, क्या बोल रहा है, उसी दीवाने की बात एक सच हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप ये बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, जहाँ एक ऐसा देश जो 50 साल से सैंक्शंस के तले दबा हुआ है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी से पूरा डिस्कनेक्ट है, वो समझता भी नहीं है कि शेयर बाजार जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट है या और दूसरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी बात वहाँ मुल्ला राज है, और चौथी बात वहाँ औरतों को जबरदस्ती जो है हिजाब पहनाने की जो एक पूरा प्रोपेगेंडा है, जो कि अब नहीं है, सच नहीं है कि अब जबरदस्ती एक है सरकारी डिक्टेट, लेकिन औरतों को हमने देखा है आजादी से वहां घूमते हुए। एक ऐसा देश दुनिया की सबसे बड़ी पावर को न सिर्फ चैलेंज करता है, बल्कि मुझे कहते हैं बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है कि उसको हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। आप बदलते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली ऑर्डर बदल रहा था। नेतृत्व रहना अमेरिका की गोद में चाहता है, मजबूरियों से ब्रिक्स में ले जाती है, लेकिन हम तो दिल से ब्रिक्स में नहीं है। आप तो अध्यक्ष नहीं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा दिल ट्रम्प साहब के चरणों में सुकून पाता है, समर्पित है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पर, नहीं तो हम तो चाट ले उनका तलवा। सच्चाई है, बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं, शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हम लोग हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से मोदी जी की बात नहीं है, ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। हाँ, 150 अरब 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें से अधिकांश को ये सच पता नहीं, क्योंकि हमारी डिग्निटी मिली हुई है, इसमें सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जब हमने इस पूरे दौरान ये भी तो हुआ ना, राइट विंग के सारे लोग जो वो हैं कि आप इतना बड़ा कांड किया उन्होंने एक देश पर, एक सार्वभौम देश पर, पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो गलत था। वो कहने वाले स्वर सारी दुनिया में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे देश बहुत कमजोर हैं। हमारे यहाँ के 27-28 देश तो ऐसे हैं जिनमें सरकार नाम की चीज पूरी तरह से सरकार भी नहीं है, वो लिस्ट में है और किसी तरह से सरकार है। तमाम तरह की यूएन वगैरह की और पश्चिम वगैरह की भेंट और उससे चलते हैं, बहुत कठिनाइयों में है, अराजकता है, मतलब जरूरी चीजें नहीं है उनके पास सरकार होने की। लेकिन इसके बाद 130-35 देश दुनिया में है, 40 देश हैं जिनमें थोड़ा बहुत ढांचा है, सरकारें हैं, कायदा कानून है, और वो एक चाल पे चलते हैं। उनमें से अधिकांश आश्रित हैं, और उनको इसीलिए अमेरिका वगैरह अपने पसंद में बुला लेते हैं और कहलवा लेते हैं यूएन में। लेकिन फिर भी 50 देश ऐसे हैं जो अपनी बात अपने मन की राय से कह सकते हैं दुनिया में, और स्क्वीज कर ले तो 30 देश तो कम से कम ऐसे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है, तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को 30 की जगह 120 के नीचे डाल दिया है। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु नहीं है? अरे हम क्या करेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं, मेरी क्या औकात है। मार्गदर्शक मंडल ने कहा है, ये बीजेपी के संघ के मार्गदर्शक मंडल के बोल सकने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्तित्व ने, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं,
उन्होंने कहा है, मेरी क्या औकात तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्व गुरु नहीं है? है? जेल तो आपको किसी भी बात में भेजा जा सकता है, उससे उससे बचने की कोशिश न करिए, वो संभव नहीं ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना शीतल हमारे जी, लिए। आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस फिराक में है कि किसी तरह से तलवे चाटना, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस भाषा का इस्तेमाल होना, लेकिन हटा दीजिएगा आप edit लेकिन पे। लेकिन जो ये मेरे मन से निकल गया, इसको नहीं, हटा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आसमान अगर काला है तो उसे काला कहना पड़ेगा, अगर काले बादल इसमें मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कम से कम कि भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने अतीत के रिश्तों को भी दांव पे लगा के, अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक हद तक रिस्क में डाल के, अपनी आबादी को भी रिस्क में डाल के, कि उसके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाए और अमेरिका में भी वो हमारा अकेला एम्बेसडर हमेशा रहेगा दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं कि आतंकवाद का प्रायोजक है, टेररिस्ट स्टेट है, उसने वाकई हमारे यहाँ हमले कराए हैं आतंकवादी, और इसका पूरा इतिहास है, कोई एक की बात नहीं है, वो विश्व शांति का केंद्र बन गया है। और बात हो रही है कि इससे अहम कोई मुल्क नहीं है, एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नजदीक है, और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF पर आधारित है, लेकिन वो इतना मजबूत बन रहा है। जो वहां शांति प्रक्रिया हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौके मिलने की बात होती है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। जब ब्रिक्स में हम गए, ये दुनिया, बदलती दुनिया को देखने समझने का मौका था। ब्रिक्स के जरिए हम ब्रिक्स में होते, भारत उस तरह से होता जैसे ब्रिक्स में होना चाहिए। और आज अगर ब्राजील के समय हमने वो जो पैरेलल करेंसी की बात हो रही थी, डॉलर के अगेंस्ट, वो फैसला होने दिया होता, अगर एक पलड़े पर आज भी रूस, चीन और भारत खड़े हो जाएं, इस तरह के मामलों में, आर्थिक मामलों में एक विचार कर लें, सामरिक मामलों में एक विचार कर लें, कल ये लोग ईरान की जंग को रोक सकते हैं। ये तीन अगर एक लाइन में हो, पॉइंट। आज 2/3 दुनिया उस लाइन पे आ जाएगी। सिर्फ इस फैक्ट को भारत ने रोक रखा है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये चीज सिर्फ और सिर्फ भारत ने रोक रखी है, और मैंने नहीं। कि ब्राजीलियन कई प्रोफेसर और एक जमाने में उनके सीनियर लीडर कह चुके हैं कि ब्रिक्स में, वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है यूएस का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। आप सोचिए जरा कि चीन, भारत और रूस इसको ये फैसला, मतलब और इनके साथ जो सारे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, सामरिक तौर पर सोचिए। और इससे क्या, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन का सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। चीन से बड़ा, आज ईरान में चीन से बड़ा लीवरेज कोई है? पाकिस्तान को, ईरान को राजी करने में चीन के पास जाना पड़ा। पाकिस्तान से ईरान राजी नहीं हुआ, उसने कहा गारंटीज हमें चीन से चाहिए, तो पाकिस्तानी चीन गए। बातचीत कहीं भी हो सकती है, इस्लामाबाद अरे में बात तो कहीं ठीक है, पर। पाकिस्तान उस चीज को यूज कर रहा है, करना चाहिए, उसको मौका मिला है। आपको मालूम है कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। पूरे साल में कराची में जितनी माल ढुलाई होती है, जितना माल उतरता है, भाई भारत से रिश्ता बचा नहीं है। गल्फ में सब जगह गोली चल रही है। ये जो चोरी वोरी का तेल वेल जाना कहीं हो सकता है, तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय। तो पोर्ट पे बिजनेस हो रहा है, दूसरे अमेरिका से पैसा मिल रहा है, सऊदी अरब से मिल रहा है, कतर देना चाह रहा है, दुबई के अलावा। हाँ। दुबई चूंकि इजराइल वाले नेक्सस में आ गया था और इसीलिए हमारे साथ होता, और जो पीटा जा रहा है इसकी वजह से और नुकसान में जाएगा, तो वैसे जैसे उसने ब्लाइंड किया, वैसे ब्लाइंड बिल्कुल और सही गल मिलिट्री कर सर्विसेज गया बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के जो वहां पर यानी बेसिस थे पूरे वेस्ट एशिया में, जिससे वेस्ट एशिया फील करता था, कतर, सऊदी अरब, यूएई कि हम सेफ हैं, अब ये तो हटाए जाएंगे यहाँ से। ये मिलिट्री बेसिस पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो फिर अब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सर्विसेज जैसे कोई बदल करते घूमते हैं। हमारा मामला ये है, और दुर्भाग्य से उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, हम लोग एक दूसरे के सेंट्रिक हैं। चुके हैं तो हम एक ही मिट्टी के, एक ही तरह के, एक ही उसके, वो अरबी बनना चाहते हैं जो वो है नहीं। उनके यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं जो करनी चाहिए। हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो देशद्रोही पता नहीं क्या ला दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहाँ और हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ तो बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है, लोग अपने कल्चर में कहूंगी मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि देखिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत हो गई। मतलब एक तरह से जो एक नुकसान उनकी इमेज का पूरी दुनिया में था, कहीं ना कहीं वो इस लम्हे का इस्तेमाल करके उसे इंप्रूव उनको करना पता लग गया कि उनकी गलती क्या थी। बिल्कुल। हमारे साथ ये है कि हम उसको शूरवीरता समझ रहे हैं। लेकिन हमें कह रही हूँ कि हम जो उनको अलग अलग करना चाहते थे, और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, ये ग्लोबल साउथ में भी जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यही तनाव चलता रहा, यही अलग अलग करने की कोशिश भाई, चलती रही, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर हाउस जो आने वाले 10 सालों में नंबर 1 होने वाला है, उसका नाम है चीन। यही से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ, TLP ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਫੇਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਾੜ ਪਾਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਸਮ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਚਲਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।